नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ एट 10। मैं हूं आंचल गुलाटी गुम्बर। आइए अब रुक करते हैं सुर्खियों का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 2 देशों की यात्रा सफल। फ्रांस और स्लोवाकिया में शीर्ष नेतृत्व के साथ की अहम मुलाकातें। पेरिस में भारतीय समुदाय को किया संबोधित, कहा भारत एक विश्वसनीय साझेदार। प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के तहत प्रधानमंत्री आज करीब 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि करेंगे वितरित। पहली बार रोजगार पाने वाले कर्मचारियों को मिलेगा 15,000 रुपए तक का प्रोत्साहन। शिवसेना यूबीटी में बड़ी बगावत। संसदीय दल की बैठक में नहीं पहुंचे 9 में से 6 सांसदों से 7 दिन के भीतर मांगा जवाब। बागी सांसदों की बढ़ाई गई सुरक्षा। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में भारत की पाकिस्तान को 2 टूक। अपनी नाकामियां छुपाने के लिए पाकिस्तान करता है प्रोपेगेंडे का इस्तेमाल। कहा जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग था, है और हमेशा रहेगा। अमेरिका और ईरान के बीच स्विट्जरलैंड में आज होने वाली औपचारिक हस्ताक्षर समारोह रद्द। शांति समझौते पर अगले कुछ दिनों में शुरू होगी तकनीकी बातचीत। फीफा विश्व कप के नॉकआउट दौर में पहुंचने वाली पहली टीम बनी मेक्सिको। कोरिया को 1-0 से दी शिकस्त। वहीं कतर को 6-0 से हराकर कनाडा ने दर्ज की विश्व कप में अपनी पहली जीत। स्विट्जरलैंड ने बोस्निया को हराने में पाई सफलता। और आइए जानते हैं सभी खबरों को विस्तार के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी फ्रांस यात्रा के दौरान पेरिस में बॉन्जूर मोदी कार्यक्रम में शिरकत की। इस अवसर में प्रधानमंत्री ने भारतीय समुदाय को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज भारत विश्व में एक विश्वसनीय साझेदार के रूप में उभर रहा है। उन्होंने कहा कि आज भारत केवल भविष्य के लिए तैयार नहीं हो रहा, बल्कि भविष्य के पूरे इकोसिस्टम का निर्माण कर रहा है। देखिए रिपोर्ट। पेरिस में बॉन्जूर मोदी कार्यक्रम, उत्साह और उल्लास से लबरेज भारतीय समुदाय और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी। पीएम ने भारत और फ्रांस का रिश्ता साझा विश्वास और मूल्यों का बताया। कहा भारतीय समुदाय भारत और यूरोप के बीच सबसे मजबूत सेतु है। पीएम का दौरा ऐसे समय हुआ है जब उनकी सरकार ने 12 वर्ष पूरे किए हैं। पीएम ने इन 12 वर्षों को 140 करोड़ भारतीयों के सामर्थ्य को समर्पित किया। चुने हुए प्रधानमंत्री के रूप में निरंतर 12 साल तक देश की सेवा करना मेरे जीवन का बहुत बड़ा सौभाग्य रहा है। यह भारत के लोकतंत्र की शक्ति है, जिसने एक चाय वाले को यहां तक पहुंचा दिया। पीएम ने कहा कि 12 वर्ष में देश की जीडीपी, एयरपोर्ट की संख्या और विश्वविद्यालय 2 गुने हुए हैं। हाईवे निर्माण में 3 गुना इजाफा हुआ है तो मेट्रो विस्तार 4 गुना हुआ है। भारत में मोबाइल विनिर्माण में 100% वृद्धि हुई है। फ्रांस में जितने घर हैं, उससे अधिक पक्के घर 12 वर्ष में जरूरतमंदों के लिए बनाए गए हैं। कौन सोच सकता था कि गांव-गांव तक हाई स्पीड इंटरनेट पहुंचेगा? कौन सोच सकता था कि दूर सुदूर के गांवों में भी क्यूआर कोड जीवन का हिस्सा बन जाएगा? गांव में कोई बहन ड्रोन से खेती करने में मदद करेगी, ये भी असंभव लगता था। लेकिन आज यह सब भारत के करोड़ों लोगों के जीवन का सामान्य हिस्सा बनता जा रहा है। पीएम ने कहा कि भारत और फ्रांस ऐसे समाधान विकसित कर रहे हैं जो पूरी मानवता के हित में है। दोनों देश मिलकर अगले वर्ष त्रिशा उपग्रह लॉन्च करेंगे, जो विश्व में खाद्य और जल सुरक्षा सुनिश्चित करने में योगदान करेगा।
पीएम ने भारत इनोवेट्स और विवाटेक के माध्यम से बढ़ती भारत फ्रांस तकनीकी साझेदारी को रेखांकित किया। हर देश रिलायबल सप्लाई चेन चाहता है, हर देश स्टेबल पार्टनरशिप चाहता है, हर देश ऐसे साथियों की तलाश में है जिन पर लंबे समय तक भरोसा किया जा सके। और ऐसे समय में भारत विश्व में एक ट्रस्टेड पार्टनर के रूप में उभर रहा है। विभिन्न देशों के साथ भारत के आर्थिक समझौतों का जिक्र करते हुए पीएम ने कहा कि भारत ब्रिटेन सीटा से नई संभावनाएं खुलेंगी। पीएम ने कहा कि आज व्यापार के साथ साथ भरोसा भी देशों के बीच रिश्तों में उतना ही महत्वपूर्ण हो गया है। नीस में हमने आइडियाज को कैपिटल से जोड़ा और पेरिस में इंडियन इनोवेशन को ग्लोबल स्केल से जोड़ा। आज दुनिया देख रही है भारत केवल भविष्य के लिए तैयार नहीं हो रहा है, भारत भविष्य को, और ये बहुत जिम्मेवारी के साथ कह रहा हूं, भारत भविष्य को आकार दे रहा है। पीएम ने वो संदेश दोहराया जो उन्होंने G7 के मंच से विश्व को दिया है। प्रभावी ग्लोबल गवर्नेंस के लिए उसका समावेशी, ग्लोबल ग्रोथ की स्थिरता के लिए उसका शेयर्ड और ग्लोबल टेक के मानवता उपयोगी होने के लिए उसका ट्रस्टेड होना जरूरी है। ममता चोपड़ा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम नई दिल्ली में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत लगभग 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि वितरित करेंगे। 99,446 करोड़ रुपए के कुल खर्च वाली इस योजना का उद्देश्य 2 वर्षों में 3.5 करोड़ से ज्यादा रोजगार सृजित करने के लिए प्रोत्साहन देना है। इनमें से लगभग 1.92 करोड़ लाभार्थी पहली बार कार्यबल में प्रवेश करेंगे। वहीं इस प्रोत्साहन के माध्यम से देश भर में 15 लाख रोजगार के अवसर सृजित किए जा चुके हैं। आपको बता दें कि इस योजना का उद्देश्य श्रमिकों और नियोक्ताओं दोनों को औपचारिक अर्थव्यवस्था में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के 62वें सत्र में भारत ने पाकिस्तान के झूठे प्रोपेगेंडा और आतंकवाद को बढ़ावा देने की नीति पर कड़ा रुख अख्तियार किया। जिनेवा में भारत के स्थायी मिशन की प्रथम सचिव अनुपमा सिंह ने राइट ऑफ रिप्लाई का इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान को आईना दिखाया। भारत ने स्पष्ट रूप से कहा कि जो देश आतंकवाद का निर्यात करता है वो सद्भावना और दोस्ती पर आधारित समझौतों के फायदों की उम्मीद नहीं रख सकता। Our position on Indus Water Treaty is well known. It defies logic that a state which exports terror as an instrument of policy continues to demand the privileges of cooperation predicated on goodwill and friendship. It is equally undeniable that the treaty is now outdated. No technical arrangement can remain frozen in time while the world around it is transformed. A treaty negotiated in 1960 cannot be treated as a perpetual entitlement, which is insulated from accountability, detached from present-day realities, and untouched by the profound changes of the past 6 decades. भारत ने पाकिस्तान को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में 2-2 जवाब दिया। सिंधु जल समझौता आज के दौर में पुराना है। इस साफ तौर पर भारत की तरफ से पाकिस्तान को कड़े शब्दों में समझाया गया। इस समझौते को अब कायम नहीं रखा जा सकता। इसके साथ ही ये भी कहा गया कि आतंक फैलाने वाले देश सहयोग की उम्मीद ना करें और आतंकवाद और साझेदारी को एक साथ नहीं चलाया जा सकता। उसके साथ ही पाकिस्तान के झूठे प्रोपेगेंडा की पोल भारत ने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर खोल के रख दी। भारत का कहना है कि आतंकवाद को पनाह देकर गर्व करना पाकिस्तान की नीति है। वहीं पाकिस्तान खुद को आतंकवाद का शिकार बताता है। पाकिस्तान फ्रैंकस्टीन स्टेट का सटीक उदाहरण है। जिस तरह से वो दोहरे मापदंड रखता है और जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, था और रहेगा।
कड़े शब्दों में ये संदेश भारत की ओर से पाकिस्तान को दे दिया गया। साथ ही पाकिस्तान और ओआईसी के बेबुनियाद आरोपों को भी इस मंच पर भारत ने सिरे से खारिज कर दिया। ध्यान भटकाने के तौर पर लगातार पाकिस्तान की जो ये आदत है प्रोपेगेंडा जारी रखने की, वो अपनी नाकामियां इसी प्रोपेगेंडा के तले छुपाता है और आतंकवाद को समर्थन देता है। वक्त एक ब्रेक का, आप देखते रहिए डी न्यूज़। खाने में मेरी क्वीन के लिए क्या है? किंग मटर पनीर, किंग बैगन भरता, किंग वेज पुलाव, किंग पालक पनीर कोफ्ता। ये सब किंग क्यों? क्योंकि ये सब बना है MDH किचन किंग से आपका बॉस। MDH किचन किंग, असली किचन किंग। MDH। भाई मेड इन इंडिया। भाई इसकी तो चिप भी इंडिया में बन रही है। कमाल है ना। कुछ साल पहले तक स्वदेशी पर शायद ही ऐसी चर्चा होती थी और आज स्वदेशी का मतलब होता है टेक्नोलॉजी, शौर्य, इनोवेशन, एम्पावरमेंट। पर अभी भारत की ताकत और बढ़ानी है। 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत। बढ़ते हैं आगे। केंद्रीय रेल, सूचना और प्रसारण, इलेक्ट्रॉनिक्स प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव आज एक दिवसीय बिहार दौरे पर रहेंगे। पटना पहुंचने के बाद वो सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया यानी STPI का दौरा करेंगे और सूचना प्रौद्योगिकी के साथ साथ डिजिटल नवाचार से जुड़े कार्यों की समीक्षा भी। इसके बाद केंद्रीय मंत्री पाटलिपुत्र रेलवे स्टेशन से छपरा जाएंगे, जहां वो नई छपरा आनंद विहार ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। कार्यक्रम के दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मऊ आनंद विहार ट्रेन सेवा और धोरी घाट औरिहार रेल सेवा के वाराणसी तक विस्तारीकरण का भी शुभारंभ किया जाएगा। इन नई रेल सेवाओं से बिहार और पूर्वांचल के यात्रियों को बेहतर कनेक्टिविटी की सुविधा मिलेगी। दौरे के दौरान रेल मंत्री मढ़ौरा लोकोमोटिव फैक्ट्री का निरीक्षण करेंगे और गिनी गणराज्य के लिए निर्यात किए जाने वाले 51वें डीजल रेल इंजन को भी रवाना करेंगे। और अब बात महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ी हुई, जो इन दिनों शिवसेना की वजह से सुर्खियों में है। आज शिवसेना अपना 60वां स्थापना दिवस मना रही है और मुंबई के नेस्को ग्राउंड में पार्टी का स्थापना दिवस समारोह आयोजित किया जा रहा है। लेकिन इस बीच उद्धव ठाकरे की अगुवाई वाली शिवसेना यूबीटी को बड़ा झटका लगा। पार्टी के 9 लोकसभा सांसदों में से 6 सांसद संसदीय दल की महत्वपूर्ण बैठक में शामिल ही नहीं हुए, जिससे बगावत की अटकलें और तेज हो गईं। सूत्रों के अनुसार ये सांसद अलग गुट के रूप में मान्यता लेने और एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना में जाने की संभावनाओं पर विचार कर रहे हैं। इसे 2022 में हुए विभाजन के बाद उद्धव ठाकरे गुट के सामने दूसरी बड़ी चुनौती के रूप में देखा जा रहा है। इस घटनाक्रम में महाराष्ट्र की राजनीति में नई चर्चाओं को जन्म दे दिया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर पश्चिम बंगाल में भव्य तैयारियां की जा रही हैं। इस कड़ी में आज कोलकाता नगर निगम से महाकरण तक 2 किलोमीटर लंबी योग मैराथन का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी और केंद्रीय आयुष राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री की मौजूदगी में रेड रोड पर होने वाले मुख्य योग दिवस समारोह को ध्यान में रखते हुए कोलकाता के 11 स्थानों पर विशेष कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसके अलावा गंगा नदी में 500 नौकाओं के माध्यम से वंदे युगम अभियान चलाया जाएगा और ड्रोन शो का भी आयोजन होगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की उपस्थिति में 35,000 लोगों के एक साथ योग अभ्यास करने की व्यवस्था की गई है, जबकि कोलकाता नगर निगम के 144 वार्डों में करीब 10 लाख लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने की तैयारी की गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस बार कोलकाता योग दिवस के अवसर पर एक नया रिकॉर्ड बनने जा रहा है। इसी क्रम में राजस्थान में भी सामूहिक योग कार्यक्रम का आयोजन हुआ। जयपुर में आयोजित इस कार्यक्रम में राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष वासुदेव देवनानी और अन्य नेता शामिल हुए।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ और कानपुर के बीच नमो भारत रैपिड रेल चलाने की घोषणा की। इस सेमी हाई स्पीड रेल सेवा के शुरू होने से दोनों शहरों के बीच का सफर महज 40 मिनट में पूरा हो पाएगा, जबकि वर्तमान में इसमें करीब 2 घंटे का समय लगता है। यूपी सरकार ने इसकी डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करने के लिए 6 करोड़ रुपए का जो बजट है उसको हरी झंडी दिखाई है। अब लखनऊ में विकास जो भी होगा वो लखनऊ तक सीमित नहीं होगा, वो सीधे उन्नाव होते हुए कानपुर तक जाएगा। लखनऊ से हम उन्नाव होते हुए कानपुर तक रैपिड रेल के एक नए प्रस्ताव को लेकर के भी चल रहे हैं। एक रिंग रोड बनेगा पूरा चारों ओर। क्या लखनऊ, क्या उन्नाव, क्या हरदोई, क्या सीतापुर, क्या बाराबंकी, रायबरेली, ये सब जिले आपस में जुड़ेंगे और विकास में सबकी सहभागिता होगी। हज 2026 के सफल आयोजन के बाद केंद्र सरकार ने हज 2027 की तैयारियों का आगाज कर दिया। यात्रियों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करवाने, डिजिटल सेवाओं को मजबूत करने और स्वास्थ्य व्यवस्था को और सशक्त बनाने पर सरकार का विशेष जोर है। वहीं हज प्रबंधन में भारत को मिली वैश्विक पहचान और पिछले 12 वर्षों में हुए बदलाव पर भी चर्चा हो रही है। देखिए हमारे सहयोगी अमरिंदर गुप्ता की ये खास रिपोर्ट। हज 2026 के सफल आयोजन के बाद अब हज 2027 की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने समीक्षा बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि सभी तैयारियां समयबद्ध तरीके से पूरी की जाएं और यात्रियों को पहले से बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं। सरकार का कहना है कि हज यात्रा से जुड़ी हर व्यवस्था में निरंतर सुधार उसकी प्राथमिकता है। सरकार के मुताबिक यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। डिजिटल सेवाओं को और मजबूत बनाने की योजना है। स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार पर विशेष जोर रहेगा। टोटल मैनेजमेंट, हज किस तरीके से मैनेजमेंट किया जाता है और इतने लाखों के संख्या में हज यात्री वहाँ होते हैं, तो इसमें हिंदुस्तान को जो 2 अवार्ड मिले हैं, इसके लिए मैं पूरे हज के मैनेजमेंट टीम, मेरे मिनिस्ट्री के जो ऑफिसर्स हैं और बाकी जितने मिनिस्ट्री के ऑफिशियल्स हमारे साथ जुड़े रहते हैं, जैसे सिविल एविएशन, हेल्थ मिनिस्ट्री, होम मिनिस्ट्री, सारे मिनिस्ट्री के ऑफिशियल्स को भी मैं शुक्रगुजार देना चाहता हूँ। हज 2026 भारत के लिए कई मायनों में उपलब्धियों से भरा रहा। 1,75,000 से अधिक भारतीय यात्रियों ने हज यात्रा पूरी की। बेहतर समन्वय, तकनीक के व्यापक उपयोग और प्रभावी शिकायत निवारण तंत्र के चलते भारतीय हज मिशन को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सराहना मिली। हज 2026 की प्रमुख उपलब्धियों पर गौर करें तो साल 2026 में 2.25 लाख से अधिक भारतीय हज यात्री रहे। 4,500 से अधिक शिकायतों का त्वरित निस्तारण किया गया। 87,000 से अधिक यात्रियों ने हज सुविधा ऐप का उपयोग किया। इस दौरान भारत को 2 प्रतिष्ठित लवायतून अवार्ड मिले। हज प्रबंधन में हुए इन बदलावों को दिल्ली राज्य हज कमेटी के अध्यक्ष कौसर जहां भी महत्वपूर्ण उपलब्धि मानती हैं। उनका कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में हज व्यवस्था अधिक पारदर्शी, तकनीक आधारित और यात्री केंद्रित बनी है। इससे यात्रियों को बेहतर सुविधाएं मिली हैं और पूरी प्रक्रिया अधिक सुगम हुई है। तुष्टीकरण किसी का नहीं, संतुष्टीकरण सबका। इस सरकार की यही तो खासियत है। तो हमारे जो भारत के हाजी हैं, उनके संतुष्टीकरण और उनकी आस्थाओं के अनुरूप इस साल सरकार ने बहुत शानदार इंतजाम किए थे। और जैसे कि आप जानते हैं कि पिछले 12 वर्षों में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में लगातार हज सुविधाओं में विस्तार हो रहा है और जो हमारे भारत के हाजी हैं, उनकी सुविधा, सुरक्षा और सम्मान को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाती है। सरकार का लक्ष्य है कि हज 2027 में यात्रियों को और बेहतर अनुभव मिले। इसके लिए स्वास्थ्य सेवाओं, शिकायत निवारण तंत्र, डिजिटल प्लेटफॉर्म और यात्री सहायता व्यवस्था को और मजबूत किया जा रहा है। कुल मिलाकर हज 2026 की सफलता और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मिली पहचान के बाद भारत अब हज 2027 को और बेहतर बनाने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। हज 2026 की सफलता भी यही कहानी बयां करती है कि भारत सरकार ने इस वैश्विक परिस्थिति में जिस तरह से प्रयास किया वो खासे सराहनीय है,
कैमरामैन प्रवीण के साथ अमरेंद्र गुप्ता, डीडी न्यूज, दिल्ली। बढ़ते आगे, अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौता होने के बाद स्विट्जरलैंड में आज से दोनों पक्षों के बीच शुरू होने वाली तकनीकी बातचीत रद्द हो गई। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने अपने स्विट्जरलैंड दौरे को कैंसिल कर दिया। इस दौरे का मकसद तेहरान और वॉशिंगटन के बीच हुए 14 सूत्रीय समझौते को लागू करने की जटिलताओं पर व्यापक बातचीत शुरू करना था। लेकिन बुधवार को दोनों देशों के राष्ट्रपतियों के समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद अब इसकी कोई जरूरत नहीं रह गई। समझौते का मुख्य हिस्सा हॉर्मुज़ स्ट्रेट को खोलना और ईरान पर लगी समुद्री नाकाबंदी को हटाना है। इस समझौते के साथ ही पिछले 100 दिन से बंद हॉर्मुज़ स्ट्रेट को भी सभी जहाजों के लिए खोल दिया गया और ईरान पर लगी समुद्री नाकाबंदी हटा ली गई। खबर आते ही गुरुवार को सऊदी अरब के 3 बड़े तेल टैंकरों ने इस रास्ते से सुरक्षित यात्रा की। ये समझौता वैश्विक व्यापार और ऊर्जा आपूर्ति के लिए एक ऐतिहासिक कदम माना जा रहा है। और अब खबरें फीफा फीवर से जुड़ी हुई। सह मेजबान मेक्सिको ने दक्षिण कोरिया को 1-0 से हराकर फीफा विश्व कप 2026 के नॉकआउट चरण में जगह पक्की कर ली। मैच का एकमात्र गोल मिडफील्डर लुइस रोमो ने 50वें मिनट में किया और कोरियाई गोलकीपर किम सियोंग ग्यू की गलती का फायदा उठाते हुए रोमो ने गेंद को गोल पोस्ट पर पहुंचाकर टीम को बढ़त दिलाई। दक्षिण कोरिया ने वापसी की कोशिश की। 87वें मिनट में चो ग्यू सुंग का हेडर मेक्सिको के गोलकीपर राउल रेंगल ने शानदार तरीके से बचा लिया। इससे पहले कप्तान सोन ह्यूंग मिन भी गोल करने से चूक गए। इस जीत के साथ मेक्सिको मौजूदा विश्व कप के नॉकआउट दौर में पहुंचने वाली पहली टीम बनी। मेक्सिको ने टूर्नामेंट में लगातार दूसरी जीत दर्ज करते हुए ग्रुप ए में शीर्ष स्थान सुनिश्चित कर लिया। वहीं हार के बावजूद दक्षिण कोरिया के पास भी अगले दौर में पहुंचने का मौका बना हुआ है। वहीं सब्स्टिट्यूट खिलाड़ी जोहान मिंजाम्बी के शानदार 2 गोलों की बदौलत स्विट्जरलैंड ने फीफा विश्व कप में बोस्निया हर्जगोविना को 4-1 से हराकर नॉकआउट दौर की ओर मजबूत कदम बढ़ाए। पहले हाफ के गोल रहित रहने के बावजूद दूसरे हाफ में आक्रामक खेल देखने को मिला। मैच के सभी गोल अंतिम 20 मिनट में हुए। 20 वर्षीय मिंजाम्बी ने 74वें मिनट में मैदान पर आने के महज 3 मिनट के भीतर पहला गोल दागा। इसके बाद बोस्निया की मुश्किलें तब बढ़ी जब तारिक मोरेमोविच के सीधे रेड कार्ड उन्हें दिखाया गया और एक खिलाड़ी कम होने का फायदा उठाते हुए रूबेन वर्गास ने स्विट्जरलैंड की बढ़त को दोगुना कर दिया। 90वें मिनट में वर्गास ने ही मिंजाम्बी को दूसरा गोल करने का मौका दिया, जिसे उन्होंने शानदार तरीके से भुनाया। इसके बाद इंजरी टाइम में ग्रेनिट झाका ने पेनल्टी को गोल में बदलकर स्कोर 4-0 किया। बोस्निया के लिए एरमिन महामिक ने कॉर्नर के बाद शानदार वॉली से एक गोल जरूर किया, लेकिन इससे मैच के परिणाम पर कोई असर नहीं पड़ा। फीफा विश्व कप में 83वें मिनट में हुए गोल की बदौलत दक्षिण अफ्रीका ने चेक गणराज्य के खिलाफ मुकाबला ड्रॉ कराने में सफलता हासिल की। मैच की शुरुआत दक्षिण अफ्रीका के लिए बेहद खराब रही। मुकाबले के सिर्फ 5 मिनट 7 सेकंड बाद मिशेल सैडलिक ने शानदार मूव पर गोल दागकर चेक गणराज्य को बढ़त दिलाई। ये मौजूदा टूर्नामेंट का अब तक का सबसे तेज गोल रहा। शुरुआती गोल के बाद दक्षिण अफ्रीका ने खेल पर नियंत्रण बनाने की कोशिश की, लेकिन उन्हें गोल करने में सफलता नहीं मिली। मैच का निर्णायक मोड़ अंतिम 10 मिनट में आया, जब दक्षिण अफ्रीका के थोपेलो मोसैको का शॉट चेक खिलाड़ी पावेल के हाथ से टकराया और दक्षिण अफ्रीका को पेनल्टी मिली। पेनल्टी लेने आए मोक्वेना ने कोई गलती नहीं की और गेंद को बाएं कोने से भेजकर स्कोर 1-1 की बराबरी पर कर दिया। इस ड्रॉ से दोनों टीमों को केवल 1-1 अंक मिला। अब दक्षिण अफ्रीका अपने अंतिम ग्रुप मैच में 25 जून को दक्षिण कोरिया से भिड़ेगी, जबकि चेक गणराज्य उसी दिन सह मेजबान मेक्सिको का सामना करेगी। जॉनथन डेविड की शानदार हैट्रिक की बदौलत कनाडा ने फीफा विश्व कप में कतर को 6-0 से करारी शिकस्त दी। ये कनाडा की विश्व कप में पहली जीत है। इस शानदार जीत के साथ सह मेजबान कनाडा ग्रुप बी में शीर्ष पर पहुंचा। इसके साथ ही कनाडा ने शुरुआत से ही दबदबा बनाए रखा। साइल लॉरेन ने रिबाउंड पर गोल कर टीम का खाता खोला। इसके बाद जॉनथन डेविड ने लगातार 2 गोल दागकर स्कोर 3-0 कर दिया।
दूसरे हाफ में नाथन सलीबा ने फ्री किक पर गोल कर बढ़त और मजबूत की। कतर की मुश्किलें 34वें मिनट में और बढ़ी जब होमान अहमद को रेड कार्ड दिखाया गया। इसके बाद दूसरे हाफ में असीम उमर भी रेड कार्ड पाकर मैदान से बाहर हो गए, जिसकी वजह से कतर को 9 खिलाड़ियों के साथ खेलना पड़ा। इंजरी टाइम में डेविड ने अपना तीसरा गोल कर हैट्रिक पूरी की और टीम को 6-0 की ऐतिहासिक जीत पर मोहर लगाई। हालांकि जीत के बाद कनाडा को बड़ा झटका भी लगा। मिडफील्डर इस्माइल कोने चोटिल होकर मैदान से बाहर चले गए, जिससे टीम उनकी फिटनेस को लेकर चिंतित है। और फिलहाल न्यूज़ 10 में इतना ही। दीजिए अनुमति। नमस्कार।